अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं या मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है? I hope you'll be able to tell me. Is it okay? Yes, sir. Okay, perfect. So last time we came up to this slide related to CBT. So today I will be covering two therapies, interpersonal therapy and group therapy and part of the CBT. और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर टाइम मिला तो कुछ REBT या बिहेवियर थेरेपी के बारे में भी बात कर लेंगे. So we will try to cover this. One of the parameters of CBT which involves the CBT is involving the following four basic themes. And these four basic themes are related to basic knowledge of the CBT that you apply on your clients. So one is साइको एजुकेशन. इसके बारे में लास्ट टाइम भी बात हुई थी हमारे साथ. मुझे साइको का वर्ड इतना पसंद नहीं है, बट स्टिल आई फेल्ट के आई शुड टॉक अबाउट इट. सो द थेरेपिस्ट वर्क्स as a change agent. Many to problems that bring people therapy involve skills deficit. The therapist may have to teach by direct instruction, मॉडलिंग और रोल प्लेइंग. अब ये जो तीन चीजें हैं कि व्हाट इज टू टीच डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज मॉडलिंग एंड रोल प्लेइंग इन CBT, we will cover them. The CBT therapies works with the patient on generating the solutions, not simply gaining insight into a problem. So solution focused. Dynamics. The dynamic level of CBT is to help clients to identify, understand, modify their schema. The schema, last time I tried to explain it. The concept of schema is that we have certain things in our mind, which are there in our mind. I'm sorry, साथ काम हो रहा है, so people are working here. It's थोड़ा सा noisy है, just for a short period of time. So the schemas are basically the concept built up in our mind right from the childhood. And schema for, like मैंने पिछली दफा मोटे की एग्जांपल दी थी, आज मैं खूबसूरत की एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बात करते हैं कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तो आपके जहन में, स्पेशली इन आवर कल्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गोरा कम्युनिटी, हमारे जहन में खूबसूरत लड़की का कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जी वो गोरी है, वो टॉल है, वो स्लिम है, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसकी नाक बड़ी खूबसूरत है, बाल लंबे और घने हैं, और प्रॉब्ली बाल स्ट्रेट है. सो एक खूबसूरत लड़की का चेहरा जहन में आते ही आपको ये पैरामीटर्स आते हैं. दिस इज स्कीमा. नाउ मे बी कर्ली भी हो सकते हैं. हाँ, मैंने कहा सर कर्ली भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? नहीं समझ आई. मैंने कहा सर बाल कर्ली भी हो सकते हैं. बाल कर्ली भी हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मैंने इसमें नहीं कहा. ये स्कीमास जो आपके डेवलप होते हैं किसी भी लफ्ज से रिलेटेड, ये फ्रॉम योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस टू योर एडल्टहुड एक्सपीरियंस डेवलप हो जाते हैं. और उसके बाद ऑब्वियसली जब वो बात ने जैसे की कि खूबसूरत लड़की, सो जैसे आपने बात की कि कर्ली बाल भी हो सकते हैं, सो जो खूबसूरत लड़की का स्कीमा मेरे दिमाग में है, मुझे उसी किस्म की खूबसूरत लड़की जो है दिमाग में, हर लड़की उसी तरह की नजर आएगी. लेकिन एक्चुअली जब कोई और मेरे सामने आता है और कहा जाता है कि ये खूबसूरत लड़की, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे स्कीमास इस रियलिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से कोरिलेट करते हैं या नहीं करते, दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड दैट कॉन्सेप्ट probably is one of the problems which needs to be addressed with the CBT dynamics. The last best thing that I told you earlier as well, that CBT is time-based, time-limited, so which is a good part. Writing a journal. One of the key to the CBT is that you have to ask the patients to write. Now the problem is if they are able to write. So अगर हमारे सेटअप में ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते, तो उनका क्या किया जाएगा? So अब because of the good
gadgets which are available in our hands. So most of the people in Pakistan do have the टेलीफोन, सेल फोन्स, और इनमें एक बड़ी अच्छी चीज है जिसको रिकॉर्डर बोलते हैं. सो अब हम मॉडिफाई करते हैं सीबीटी को और हम उससे कहते हैं जी राइटिंग अ जर्नल. बट इफ यू कैन नॉट राइट अ जर्नल, यू कैन स्टिल रिकॉर्ड योर थिंग्स. लाइक उसमें डेट भी आ जाती है, उसमें टाइम भी आ जाता है, और आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो राइटिंग अ जर्नल मीन्स दैट यू राइट अ डायरी, जिसको हम आम फहम में कहते हैं. लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो आप उसको रिकॉर्डिंग के ऊपर ले आए ताकि वो मिस ना करे इस इंपॉर्टेंट पैरामीटर को, जो कि सीबीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. It is the practice of maintaining a diary to keep an account of situations that arise in day-to-day life. So ये CBT का एक बहुत important component है, writing a journal. Thoughts that are associated with these situations and the behavior exhibited in response to them are also mentioned in the diary. So मुझे गुस्सा आया, और मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मेरी माँ ने मुझे कहा उठो नाश्ता करो, और मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं करता, और मैं गुस्से में दो चार लफ्ज बोल के अपने कमरे में वापस चला गया. नाउ वी वांट टू नो these specific things, and we have to mention these specific things in the journal. It's not the journal that I will start writing a journal or diary from morning till evening, but I will write the important parameters, which includes the emotional responses to certain situations and associated behaviors with it, so that I'll be able to read them, और सीबीटी में फिर उसके ऊपर वर्कअप करना ज्यादा बेहतर होता है. So the therapist and the client together review the matter written in the journal and find out maladaptive thought pattern. So हमें उसमें से सिर्फ maladaptive thought pattern important है, बाकी जर्नल हमारे लिए important नहीं है. So रिकॉर्डिंग में भी ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो जर्नल जो लिखा हुआ है, जो डायरी लिखी हुई है पेशेंट ने, वो जब रियल लाइफ सिचुएशन में थेरेपिस्ट के पास आता है, सीबीटी थेरेपिस्ट के पास आता है, तो वो अपने जर्नल की बातें थेरेपिस्ट को बताता है. ये एक टास्क है और ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सीबीटी का. सो कहीं भी सीबीटी का जिक्र आएगा तो राइटिंग अ जर्नल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देयर. द डिस्कशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन देम proves to be useful in finding different ways in which behavior of client gets affected. तो फिर जब पेशेंट मैनेजमेंट करता है कि माँ ने कहा नाश्ता कर लो और मैं नाश्ता नहीं किया और मैं उठ के शोर मचाता हुआ अपने कमरे में वापस चला गया, तो फिर थेरेपिस्ट जो है उससे डिस्कस करता है क्यों नाश्ता नहीं किया, ये रिएक्शन क्यों आया, इस रिएक्शन में क्या हो सकता था, आप क्या कर सकते थे, माँ क्या कर सकती थी, थिंग्स लाइक दैट, व्हाटएवर इज अप्रोप्रिएट टू दैट. बट दैट जर्नल राइटिंग and discussing about the journal is important. So जहां पे ये चीज ना हो वहां पे आप वॉइस रिकॉर्डर यूज करें, पेशेंट इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस रिकॉर्ड करे और वो आपके साथ आके डिस्कस करे और आप फिर उसको मजीद बेहतर तरीके से डिस्कस करके इंप्रूवमेंट या चेंजेस लेकर आ जाएं. ओके, देन guided discovery. Now, this is another important component of CBT. So, CBT में writing a journal, guided discovery. The objective or purpose behind using this technique is that of helping clients by enabling them to understand their cognitive distortions. Clients are made aware of and assisted by therapies in understanding how they process information. The activity of understanding how information is processed allows client to alter the same information processing if required. Now, this is what is important, right? So, guided जो थेरेपी की मैं बात करूं, डिस्कवरी की बात करूं, सो पेशेंट मेंशन करता है कि जी मैं बाजार में गया और वहां पे रश था और मेरी सांस रुकनी शुरू हो गई और सांस रुकने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर मैं भागा वहां से और निकल आया. सो ये वो एक सिचुएशन अगर उसने बयान किए तो आप गाइडेड डिस्कवरी में
उस एक्सपीरियंस को उसकी जबानी जब सुनते हैं तो उसकी डिटेल्स पूछते हैं, कहाँ खड़े हुए थे, आसपास कौन था, बैकग्राउंड में क्या था, फ्रंट पे क्या था, क्या फीलिंग्स आई, क्या सोच आई, और उस सोच के प्रोसेस में क्या हुआ, और क्या आपने किया, और अगर आप वो ना करते तो क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद थी। सो उसको गाइडेड डिस्कवरी बोलते हैं। और अगेन ये सीबीटी का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग basic component of CBT. Writing a journal, guided discovery. Basically, the client perception of the world undergoes great change and she sees things in a different way than earlier. This change in perception allows the client to modify his or her behavior in a better manner. ये theme है guided discovery की. Modeling. It is one of the cognitive therapy techniques in which therapists perform role-playing exercises aimed at responding in a way that is helpful to overcome difficult situations. The patient makes use of this behavior of the therapist as a model in order to solve the problems he or she come across. So, मैं as a CBT therapist मरीज को बताऊंगा, अगर मुझे हाथ धोने का प्रॉब्लम है, वॉशरूम में जाना चाह रहा हूं और बार बार हाथ धो रहा हूं, तो मैंने हाथ कैसे धोना रोकना है। सो आप उसकी मॉडलिंग करेंगे कि मैं वॉशरूम तक जाऊंगा, फिर मैं वहां से वापस आ जाऊंगा, मैं सोचूंगा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, घड़ी में टाइमिंग सेट कर लूंगा, मे बी कि पिछली दफा 40 मिनट पहले गया था, अब मुझे 1.5 घंटे का टाइम देना है, सो आई विल डू दैट। सो ये चीजें मॉडलिंग की आप जो है वो उसको समझाते हैं। सो ये दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीबीटी। वन इज राइटिंग अ जर्नल, second is guided discovery, third is again modeling, and fourth is homework. Homework is actually a set of assignments given by therapists to the patients. The patient may have to take notes during the sessions with therapist, review audio tapes of the particular session, or read article books related to the therapy. So most of the cognitive behavior therapists होमवर्क असाइनमेंट्स देते हैं कि आपने घर में ये काम करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेशेंट्स ये होमवर्क असाइनमेंट्स नहीं करते, और अगर वो होमवर्क असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दिस यू हैव टू डिसाइड विद द पेशेंट बिफोर हैंड कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट या reinforcement या negative reinforcement or positive reinforcement होगी। So amongst the different CBT techniques used by the therapist, aversive conditioning techniques make use of a discussion so as to lessen the appeal of a maladaptive behavior. The patient, while being engaged in a particular behavior or thought for which he has to be treated, is exposed to an unpleasant stimulus. Thus, the unpleasant stimulus gets associated with these thoughts, behavior, and then patient exhibits an aversive behavior towards them. So, ये जो चौथा पैरामीटर है aversive technique. Personally speaking, I have my reservations about the aversive techniques, but this is again an important component of CBT, और बहुत सारी CBT techniques में ये भी एक डोमेन है जिसको आपको करना है। ये बड़ी स्लाइड थी लेकिन मैं फिर भी इसको गुजार रहा हूं। Systematic positive reinforcement. This is the key to the success of CBT. So आमतौर पे जो थेरेपिस्ट सीबीटी करवा रहे होते हैं वो बार बार रीएश्योरेंस और रीइंफोर्समेंट करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यस, बहुत अच्छा, आप ठीक कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, जबरदस्त, आपने क्या कमाल का काम किया। दिस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट in whatever way is possible, this I'm just giving you one example, is important component in CBT, और ये वैसे important component in day-to-day practice भी है। When we try to give positive reinforcement to the patients by saying to them, आप ठीक हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, you will get through this,
कोई ऐसी मसला नहीं है, यू कैन डू इट, यू विल डू इट एंड वी विल डू इट। सो इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे काम करते हैं। The systematic positive reinforcement is one of the techniques of CBT therapy in which certain positive behavior of a person are rewarded with positive reinforcement. अब पॉजिटिव reinforcement जो मैंने बात की वो एक वर्बल reinforcement है, ये फिजिकल भी हो सकती है। मसलन उसको कहा कि अब ठीक है, आप जबरदस्त काम करें, अब आप ऐसा करें कि आपको क्लोज स्पेसेस का फोबिया था, आप अपने आप को रिवॉर्ड करें, आप सिनेमा जाएं और मूवी देखें। Now, systematic positive reinforcement related to the problems he came with, not unrelated situations. A reinforcement system is established for the certain positive behaviors. This is important कि किस काम के लिए क्या positive reinforcement होनी चाहिए. Just like positive reinforcement proves to be a helpful encouraging a particular behavior, withholding the reinforcement deliberately also is instrumental in eradicating a maladaptive behavior. So this is important as well, right? So ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम अनफॉर्चुनेटली इसलिए जरूरी है कि अगर थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें तो सारी सीबीटी आपको ओवरऑल समझ आ जाएगी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल वे एज पॉसिबल। सो सीबीटी में जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने देखे या जिनके बारे में हमने बात की, उसमें मॉडलिंग है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, राइटिंग अ जर्नल है, मॉडलिंग है, ये सारे के सारे सीबीटी के बीच में अकोमोडेट हो रहे हैं। लेकिन ये इस तरह अकोमोडेट नहीं हो रहे कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए, ये इस तरह अकोमोडेट हो रहे हैं कि ये टाइम लिमिटेड है। ठीक है। सो इस डायग्राम के तहत जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस में कैसे कन्वर्ट होगी और उसमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है वो बयान किया गया। सो हम प्रॉब्लम देखते हैं, हम उसका हल तलाश करते हैं, हम उस पर काम करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये नटशेल में इस डायग्राम की डिटेल। एक और सीबीटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड। ये क्या होता है? In self-instructional coping methods, the therapist attempts not to completely change the way you think, but rather teaches coping methods that equip you to handle harmful thought processes. One such therapeutic process is stress inoculation training. Now, stress inoculation training, मुश्किल लफ्ज है, लेकिन मकसद ये है कि जब थेरेपिस्ट के साथ आप बैठे होंगे तो वो, मैंने शुरू में बात की थी कि इंस्ट्रक्शनल मॉडल। सो इंस्ट्रक्शनल मॉडल ये है कि मैं उस क्लाइंट को इस चीज के ऊपर लेकर आऊं कि ठीक है कि पैनिक अटैक आपको हो रहा है, क्लोज स्पेसेस में हो रहा है, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं वहां हो रहा है, आपको क्या क्या चीजें सीखनी है कि जब अगली दफा इस सिचुएशन में आप जाएं तो आप वहां पे रिलैक्स रहें और कुछ टाइम गुजार सकें। ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल कोपिंग मेथडोलॉजी है। This therapy, which helps the patient deal with stressful events, aftermath, aims to prevent negative reactions to stress-inducing factors by teaching the patient to break down these situations into short-term and long-term coping goals. इस सारी चीज को पढ़ने के बाद इसमें से कोई चीज भी आपको ऐसी नहीं लगेगी कि जो अनहोनी हो, अजीब सी हो या पहले सुनी ना हो, और जैसे मैं आपको लेके जा रहा हूं आपको लगेगा दिस इज टू इजी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट। यस, सो बेसिक थीम ऑफ द सीबीटी इज दैट एवरीवन कैन डू इट, everyone is able to provide CBT to the patients in various disorders. And this is important for us as well, because इस situation में मैं ये समझता हूं फिर कि जब साइकियाट्रिस्ट
सीबीटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, चाहे वहां पे नर्सेज हों, सोशल वर्कर हों, ट्रेनीज हों, हाउस ऑफिसर्स हों, उनको ये सिखा देते हैं। और ये मेथडोलॉजी सीख लेने के बाद कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, 6-7 चीजें जो इसमें बयान की गई हैं वो आपको उनको बतानी है और समझानी है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, और आपको लगेगा दिस इज नॉट डिफिकल्ट। इज दिस द सीबीटी? यस, दिस इज द सीबीटी। एक और सीबीटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो जो भी सरे दस्त हाथ में प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है। कैसे करना है? Cognitive behavior therapy, which sees irrational thought processes as resolvable, incorporates problem-solving methods after illogical thought patterns are found. The patient must suggest several alternative solutions. क्योंकि मुझे बंद जगह पे खौफ आता है तो मैं ऐसा करता हूं, मैं वहां जाता ही नहीं। No, this is not the solution. So मैं वहां जाऊंगा और मुझे क्या 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 करना है, alternative solutions. Through the decision-making process, negative solutions are weeded out until an acceptable positive approach is discovered. This is problem solving. So ये नहीं है कि मैं जाता ही नहीं है. Avoidance is not the solution. So आपने उसके साथ काम करना है. और क्या options हैं? और क्या options हैं? आप और क्या कर सकते हो? And then you come up with something which he'll be able to do or she'll be able to do and won't panic. This type of therapy sometimes is used in child psychotherapy when dealing with oppositional defiance disorder. So, बच्चों में भी CBT काम करती है. Lastly, again, one important thing, computer assisted therapy. So, ये जो CBT के मॉडल में मैंने आपको 6-7 चीजें बताई हैं जो CBT में अप्लाई होती हैं. ये जो हमने शुरू में बात की थी कि 10 से 12 सेशन, उन सारे सेशंस में इन चीजों को अप्लाई करना है. किसी स्टेज पे अगर आपको ये फीलिंग होती है कि पेशेंट लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, घर में बैठता है, कंप्यूटर्स के पास एक्सेसिबल है, इंटरनेट एक्सेसिबल है, तो उसको यूज करें. मसलन आजकल मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, बड़ी सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, सीबीटी के प्रोसेस में नहीं बट अदरवाइज, कि पेशेंट गूगल करके डिसऑर्डर्स डायग्नोज करके आपके पास आते हैं. हमने जी नेट पे पढ़ा था कि हमारे बच्चे को एडीएचडी है, तो आपके ख्याल में क्या है? सो आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि जी गूगल अगर बहुत अच्छा डॉक्टर होता तो आपको मेरी जरूरत ना पड़ती. लेकिन हम इसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं कि जी आप घर जाएं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल के मेथड्स को पढ़ें. हेल्दी लाइफस्टाइल्स में डाइट कंट्रोल पहली चीज है, वेट रिडक्शन दूसरी चीज है, सब्सटेंस अब्यूज को अवॉइड करना तीसरी चीज है. सो जो हेल्दी लाइफस्टाइल के पैटर्न्स हैं, एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, वो सारे आप उसको ऑनलाइन कह के करवा सकते हैं. प्लस आजकल वर्चुअल जमाना आ गया, अब कंप्यूटर असिस्टेड थेरेपी चल रही है. सो आप कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पब्लिकेशंस हैं, लिटरेचर है, वेबसाइट्स हैं, आप वेबसाइट्स को सर्च कर लें, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, और उनके लिंक्स अपने पास मैसेज में कन्वर्ट कर लें और उस मैसेज को पेशेंट को मैसेज कर लें. घर जाके इस लिंक को अप्लाई, सॉरी somebody was saying something. No, sir. ओके. सो आप मरीज को वो लिंक दे दें कि जी ये लिंक है, ये घर जाके अपने फोन से या कंप्यूटर से उस लिंक को क्लिक करें, वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा और वहां से आप ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ लें. दिस कंप्यूटर असिस्टेड थेरेपी इज आल्सो पार्ट ऑफ द सीबीटी व्हिच हेल्प्स द क्लाइंट अ लॉट. सो सीबीटी ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू डू इट, मैंने वो स्टेप्स थेरेपी के हर सेशन के नहीं बताए, लेकिन उसमें क्या क्या होता है आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम. सो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स मैंने जितने भी डिस्कस किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उससे पीछे उससे मॉडलिंग, रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट सीबीटी के हैं. और सीबीटी इसलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम में नंबर 2 पे यू हैव टू कीप इट. सो नंबर 1 पे यू हैव टू कीप, जो मैंने पहले बात की थी शुरू में,
और नंबर 2 पे जब आप स्पेसिफिक थेरेपी पे आएंगे तो आप सीबीटी का जिक्र कर दें। सीबीटी ओसीडी में, सीबीटी साइकोसिस में, सीबीटी डिप्रेशन में, सीबीटी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ज्यादातर जगहों पे क्लिक कर जाएगी। और जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा अच्छा सीबीटी, तो सीबीटी में क्या होता है, then you have to just tell them, okay, in CBT these are the important parameters that we have to follow. The good part is 12 session. These are the things that I will do with the patient and we will try to overcome the OCD. So this was CBT. Any question related to CBT? मैं आगे चलूं? No question? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी, go ahead. सर क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में इस तरह से आता है कि पेशेंट है सिनेरियो डिप्रेशन का है, हाउ विल यू डिजाइन द सेशंस फॉर सीबीटी, ये एक पार्ट था, तो इसमें फिर हम यही सारे स्टेप्स लिख देंगे? बिल्कुल यही देंगे। सो अ गुड क्वेश्चन। सो मैं इसका जवाब सिंपल सा ये दूंगा, हाउ वी विल डिजाइन दी सेशंस फॉर द सीबीटी। सो मैं पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके मैं नंबर ऑफ सेशंस उससे डिमार्केट, उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करवाऊंगा कि अच्छा ठीक है हम 10 सेटिंग्स करेंगे इन सेशन की। हर सेशन में यूजुअली 45 मिनट होंगे, कुछ सेशंस शायद जल्दी के हों, कुछ थोड़े से लंबे हो जाएं। ये दूसरा टाइम फ्रेम आप डिमार्केट करेंगे। फिर उस सेशन में हमें क्या क्या चीजें करनी है, ये 6-7 चीजें आप बयान करेंगे। सो प्रॉब्लम से रिलेटेड, नंबर ऑफ सेशंस, टाइम ड्यूरेशन और क्या क्या उसके अंदर करेंगे, ये 3 पैरामीटर्स आप बता दें, आपका सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। गॉट इट? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। गुड। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन? ओके, we'll move ahead. सर, हाँ जी। I have question. सर आपने कहा स्कीमास के बारे में कि स्कीमास ये टेम्पलेट है और 2 किस्म की है, मेल एडाप्टिव है या एडाप्टिव है। तो सर ये तो बर्थ से या चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक स्कीमास बनते जाते हैं, रिलीजन के हो गए या दूसरी चीज़ों के। तो सर इसके कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास फैक्टर है जो इन स्कीमा को इफेक्ट करे कि या वो सारे एडाप्टिव बन जाए या मेल एडाप्टिव, कोई खास? ये तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ा काम है। ये स्कीमर्स एडाप्टिव और मैल एडाप्टिव का लफ्ज खैर मैंने नहीं बोला था, लेकिन यस यू आर राइट कि जो एक्सेप्टेबल स्कीमर्स हैं उनको हम एडेप्टिव बोल सकते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल स्कीमर्स हैं उनको हम मैल एडेप्टिव बोल सकते हैं। जो मैल एडेप्टिव स्कीमर्स की आप बात कर रहे हैं या वो स्कीमर्स जो नॉर्मेलिटी से आपको डिविएट कर देते हैं, वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और सीबीटी में अगेन हम सारे स्कीमर्स को नहीं चेंज कर सकते। सो मैं आपके तमाम वो कॉन्सेप्ट जो बचपन से डेवलप हुए हैं, मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे we were seeing Ramdas here and you are here as well. Now you people have different schemas about religion. This is a schema अगर आप उसको प्रोफेशनली देखें तो। अब इसको रामदास अपने अंदाज से उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड यू विल एक्सेप्ट इट इन अ डिफरेंट वे। सो आपका रिलीजन का स्कीमा डिफरेंट होगा, उनका डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों अगर देखे जाएं तो नॉर्मल होंगे। नॉर्मल स्कीमास मींस कि वो अडेप्टिव होंगे, मैल अडेप्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो उस सोसाइटी में, उस कल्चर में, उस जगह पे वो ठीक है। सो मुझे कोई जरूरत नहीं उसको चैलेंज करने की। मुझे चैलेंज उन स्कीमास को करना है जो वो उस डिसऑर्डर से रिलेटेड है। मैं सारे स्कीमास तो नहीं ठीक कर सकता किसी के भी, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो। इस सोसाइटी में मिनी स्कर्ट पहनना एक नॉर्मल सी बात है, कोई घूर के नहीं देखता कि आपने मिनी स्कर्ट पहना हुआ है। पाकिस्तान में कोई लड़की मिनी स्कर्ट पहन के दिखाए, ठीक है, पूरा शहर उसके पीछे होगा, उसको घूर रहा होगा, उसको देख रहा होगा, चाहे किसी में हिम्मत ना भी हो कुछ कहने की, बट देख जरूर रहे होंगे, राइट? सो व्हाई आई हैव टू चेंज द स्कीमास हियर? इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर देम टू वेयर अ स्कर्ट। मैं उसको मैल अडेप्टिव स्कीमा पे तो नहीं लेके जा सकता। वो क्यों डेवलप हुआ स्कर्ट पहनना, कैसे डेवलप हुआ? अगेन अब पाकिस्तान में
फिर और एग्जांपल्स दूं। अब स्कीमास, मुख्तलिफ लड़कियों के मुख्तलिफ स्कीमास हैं। कुछ लड़कियों का स्कीमा है कि वो सर पे दुपट्टा लपेट के रखती हैं, कुछ सर पे दुपट्टा खुला रखती हैं, कुछ दुपट्टा नीचे रखती हैं, कुछ दुपट्टा नहीं लेती। आप किसको नॉर्मल कहेंगे, किसको मैल अडेप्टिव कहेंगे? डिफिकल्ट टू से दैट, राइट? सो मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, मुझे इसका कोई शौक नहीं कि मैं लोगों को सरमन दूं कि तुम सर पे दुपट्टा रखो या ना रखो, या तुम इस रिलीजन को फॉलो करो और इसको रिलीजन को फॉलो ना करो। सो डॉक्टर साहब, अडेप्टिव और मैल अडेप्टिव का कॉन्सेप्ट उस डिसऑर्डर से रिलेटेड है जो कि जिसके लिए क्लाइंट आपके पास आ रहा है या पेशेंट आपके पास आ रहा है। उससे बियॉन्ड मत जाएं। अगर उससे बियॉन्ड आप जाएंगे तो आप एक पेंडोरा बॉक्स ऐसा खोल लेंगे विच यू वोंट बी एबल टू एड्रेस। So even in the exam situation, even in the real life clientele situation, if a patient comes to me with the problem of the OCD, I want to address his OCD only. I don't want to address his other areas of interest. So if he is interested in, say, doing something which is not related to OCD, why should I stop him? Why should I discuss it? I should not. So professionally, you have to keep this thing in your mind that whatever you are saying to the client, it should be related to your professional intervention only. So मैं मरीज से कभी ये नहीं पूछता। बेशुमार मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं। Again, I have seen murderers, I have seen people killing people जो मेरे पास एज अ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मुझे उनको ये सरमन नहीं देना कि तुमने उनको क्यों मारा, तुम तो बड़े बदमाश हो, सो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करता। आई कैन नॉट डू दैट प्रोफेशनली। आई हैव टू हेल्प देम थ्रू द प्रॉब्लम फॉर विच दे हैव कम टू मी। इफ आई थिंक that ethically, morally, socially, law wise, he is about to do something which can harm somebody, it's my ethical responsibility to address it and inform it to the authorities which needs to deal with that. I am not the one who will be dealing with that, right? I hope I have responded to your question. Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. Okay, interpersonal therapy. So interpersonal therapy, ये जब साइकोलॉजिकल मॉडल में एग्जाम में आप बात कर रहे हैं तो फैमिली काउंसलिंग एंड एजुकेशन, देन सेकंड इज CBT फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस, एंड थर्ड इज IPT। जब एग्जामिनर पूछता है जी क्या क्या साइकोथेरेपीज आप क्या करेंगे साइकोलॉजिकली पेशेंट के साथ, तो आप कहें जी I will go for family counseling and psychotherapy. I will, or family counseling and education. I will go for CBT and I will go for IPT. Right? Examiner पूछेगा फिर CBT में क्या करेंगे? You can explain it to them, जो मैंने पढ़ाया। IPT में क्या करेंगे वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, और फैमिली काउंसलिंग में क्या करेंगे वो आप बताएं। सो आपका ये पूरा डोमेन ऑफ एड्रेसिंग psychological intervention of the client हो जाएगा। So interpersonal psychotherapy was developed by Gerald Klarman in 1929 to 1992. Interpersonal psychotherapy is a brief psychotherapy. Again, ज्यादा फोकस अब जनरली ब्रीफ चीज पे है। पुराने कॉन्सेप्ट में, टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट में इतना लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो बार बार आएंगे। सो उनको आपको ब्रीफ टाइम के लिए देखना है। Klarman approach identifies important interpersonal situations and suggests individualistic solutions for the clients that addresses interpersonal issues in depression to the exclusion of all other foci of clinical attention। जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि मुझे उसको रिलीजियस सरमन नहीं देने, मुझे उसको मॉरल सरमन्स नहीं देने, मुझे उसको जॉब रिलेटेड सरमन्स नहीं देने। वो अगर अपनी बीवी के साथ डिफरेंट तरीके से रहता है तो मुझे उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करना है जो मुझसे प्रोफेशनली रिलेटेड है, अनलेस और अनटिल he can be harm to himself or others. Okay, 4 areas of social dysfunctioning.
social functioning, grief, role transition, problems, interpersonal disputes, and interpersonal deficits. In चीजों पे I can talk to the person providing interpersonal psychotherapy, which is again, जैसे grief में example लेता हूँ, grief is simply defined in IPT as loss through death. In IPT, the term is reserved specifically for bereavement. It can provide difficulties for people in mourning, particularly when the reaction is severe and continues over a long period of time. Grief may present a particularly difficult problem when individuals experiencing the loss of more than one person who is close to them. Furthermore, some individuals are prone to become depressed after losing a close friend or family member than are others. This reaction is often referred as complicated bereavement. So IPT can help the people in bereavement, especially in complicated bereavement, खास तौर पे आजकल के ज़माने में जहाँ पे टेररिज्म और मास मर्डर्स और ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज, मल्टीपल डेथ्स इश्यूज इन द फैमिलीज चल रहे हों, वहाँ पे IPT can help. Interpersonal disputes, what are they? Often arguments or disagreements with others, particularly on continuing basis, can lead to depression. This dispute is with family member, spouse, child, parent or other relative. अब अगर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में मुसलसल एक डिस्प्यूट है, रोज घर में घुसते हैं और लड़ाई होती है, तो मुझे उस पे काम करना है, तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी आई विल प्रोवाइड दैट टू देम. अब इसमें मेरे उस्ताद मुबशर साहब का जिक्र मैं अक्सर उसमें करता हूँ अपने उस्ताद का, तो वो एक टोटका बताया करते थे और वो उनके कहने लगे मेरे पास एक मरीजा आई और उसने कहा जी मेरा खावन घर में घुसते ही मुझे कुटना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है और उसके बाद थक हार के सो जाता है मार पीट के. वो घर में घुसता है और मुझे मारता है. तो मुबशर साहब कहने लगे कि मैं तुम्हें एक तावीज दे रहा हूं, जब तुम्हारा खावन घर में घुसे तो उस तावीज को अपने दांतों के बीच में दबा लेना और जब तक वो सो ना जाए उस तावीज को दांतों में दबा के रखना और फिर मुझे 2 हफ्ते बाद बताना कि क्या रिजल्ट निकला. अब वो तावीज कुछ नहीं था, वो कागज का एक टुकड़ा था. जब वो खातून उसको दांतों में दबा लेती थी तो वो बोलना बंद कर देती थी. जब वो बोलती नहीं थी तो खावन के साथ आर्गुमेंट्स नहीं होते थे. आर्गुमेंट्स नहीं होते थे तो डिसएग्रीमेंट्स नहीं होता था और अब्यूज खत्म हो गया. सो खावन घुसता था घर में, बीवी मुंह चुप करके रखती थी, खावन बैठता था, खाना खाता था, सो जाता था. सो 2 हफ्ते में लड़ाई नहीं हुई. नाउ it is humorous, it probably feels bad to somebody कि ये जी ये क्या बात हुई, लेकिन this was one of the solutions on the existing problem. You don't talk too much, so you won't argue and you won't have a fight and domestic violence. So ये एक मैं देसी टोटका बता रहा हूं जो मेरे उस्ताद ने बताया. But interpersonal Okay, thank you. Okay, so at work, a boss, a subordinate, or a co-worker, friends or associate or people in community organization, the disagreement usually has to do with different expectation and communication problems. So the communication problem is the main source of disagreements in most of the situation. चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आपका कोलीग हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, जहां पे भी डिस्प्यूट अराइज होगा इंटरपर्सनल, इट्स मोस्टली रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन. और आपको इंटरपर्सनल थेरेपी में उस चीज को इंप्रूव करना है, थिंग्स विल बी बेटर. Role transition. Role transition are situations in which the patient has to adapt to a change in life. So, घर में बच्चा हो गया, अब बच्चा सारी रात सोने नहीं देता, सुबह थकावट होती है, काम पे जाके चक होती है. Now this is change in life. शादी हो गई, पहले अकेले सोने की आदत थी, बाद में अकेले सोने की आदत खत्म हो गई क्योंकि बीवी आपके साथ आके बैठ गई.
और उसके साथ सोना शुरू हो गई, खावन खराटे रहता है, बीवी को नींद नहीं आती. Now these are the examples of role transitions. These are the examples of day-to-day life situations. In situations mein you have to go for interpersonal therapy. Examples of developmental changes: going to the college, getting engaged or married, separating or divorce, dealing with difficult children, having a child to leave the home. Sometimes role transitions have to do with the work, such as trying to find a job, dealing with promotion or demotion, or being fired or laid off. So all of these issues IPT can work. Other role transitions may be accidental or unpredictable. In those who develop depression, these transitions are experienced as losses. Individuals who are prone to depression may, when faced with one of these situations, see their situation as hopeless or out of control. Now, what are the goals of IPT? Reduce symptoms. Major goal of IPT is to change interpersonal functioning by encouraging more effective communication. So यहाँ पे जैसे मैंने बताया, IPT में सबसे important component है communication. आप मरीज को अपने जज्बात और एहसासात को acceptable terms में communicate करना सिखाते हैं और उसको acceptable emotional expression सिखाते हैं और आप उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर जो है उसको सिखाते हैं कि जी अगर कोई शख्स गुस्सा खा रहा है तो उसका ये बिहेवियर क्यों आ रहा है और आपको उसको कैसे कोप करना है. Individuals are helped with the mourning process and to deal with their sadness. Okay. म्यूट करके फिर बाद में गाने सुनते रहिए. Thank you. Okay. So this was IPT. So जब मेरे पास एग्जाम सिचुएशन में ये सारी चीज आएगी तो मैं पहले फैमिली एजुकेशन एंड काउंसलिंग, दूसरे में मेन डिसऑर्डर्स पे मैं सीबीटी बोलूंगा, तीसरे में जो रोल ट्रांजिशंस या डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जहां पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वहां पे मैं आईपीटी बोलूंगा, इंटरपर्सनल थेरेपी, और लास्टली group therapy. Now this is not related to the above three. Group therapy एग्जाम में इसलिए जरूरी है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जहां पे आप इंडिविजुअल साइकोथेरेपी को प्रेफर नहीं करेंगे. जहां आप इंडिविजुअल साइकोथेरेपी को प्रेफर नहीं करेंगे वहां आप ग्रुप साइकोथेरेपी की बात करेंगे. राइट? सो ग्रुप थेरेपी क्या है? A group is a collection of two or more individuals whose association is founded on shared commonalities of interest, values, norms और purpose. So ये जरूरी है कि जब भी आप ग्रुप बना रहे हो उनके इंटरेस्ट सेम हो, उनका वैल्यू सिस्टम सेम हो, उनकी नॉर्म्स सेम हो और उनका पर्पस भी सेम हो. सो अल्कोहल एनोनिमस का ग्रुप का आपने जिक्र सुना होगा. सो अगर प्राइमरीली मेरे पास एक एग्जाम में पेशेंट आ जाता है जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसकी बीवी के साथ झगड़े होते हैं और जिसको अल्कोहलिज्म की भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको फैमिली एजुकेशन और काउंसलिंग, देन सीबीटी फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, देन आईपीटी फॉर हिज कोपिंग स्ट्रेटजीज इन डे टू डे लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड लास्टली उसको ग्रुप थेरेपी रिकमेंड करूंगा for Alcohol Anonymous to overcome alcoholism. This will be my shared psychological intervention in the exam for any disorder. I have given you one disorder, but majority, these 4 psychotherapies will cover your exam as a whole. You will not ever have problems into it. So 4 things that I have taught to you, you just mention it to the examiner and you are good to go. Nobody can challenge you. Membership in a group, by chance, born into the group, by choice, voluntary affiliation, by circumstances, the result of life cycle events over which an individual may or may not have control. How group therapy works: a form of psychosocial treatment in which a number of clients meet together with the therapist for purpose of sharing, gaining personal insight, and improving interpersonal coping strategies. Coping strategies, that is important.
to help individuals better understand themselves in the context of relationships so that they can make more knowledgeable, healthy, and adaptive choices based on deeper awareness of their feelings, interpersonal behaviors, reactions, and patterns. I'm sorry, this slide was not appropriate. How group works. Research shows that the group therapy is actually the treatment of choice for many relational issues such as forms of depression, anxiety, isolation, anger, shyness, intimacy, concerns, friendship troubles, and work issues. इसमें alcoholism का जिक्र नहीं है, but that is important as well. Yalom's rules in psychotherapy. This is only for group psychotherapy. Universality, altruism, instillation of hope, imparting information, corrective recapitulation of primary family experience, development of socializing techniques, imitative behaviors, cohesiveness, existential factors, catharsis, and interpersonal learning. Now, these are some of the basic themes of the group psychotherapy. ओपन एनरोलमेंट ग्रुप्स होते हैं जैसे अल्कोहल अनोनिमस, क्लोज एनरोलमेंट ग्रुप्स होते हैं जहां पे ग्रीफ या पीटीएसडी से रिलेटेड चीजें हों, वहां पे हम क्लोज ग्रुप्स बनाते हैं. Stages of the groups: initial stage, cautious and concerned; second stage, competition or jockeying for position within the social pecking order; and third stage, cohesiveness forms. This is the group psychotherapy. This is the end of 4 basic concepts of psychotherapies that you will talk in a long case where you need to where you need to address the psychological intervention in the patients. Okay? अब इससे related कोई सवाल हैं तो you can go ahead with that. Anybody wants to ask any question? जितनी बात मैंने की है सारी एग्जाम रिलेटेड की है, so you can go ahead with this. Okay? Any questions related to what we have talked so far? चैट बॉक्स में आना है, उस पे आ जाएं, वैसे बात करनी है वैसे बात कर लें. सर मैंने क्वेश्चन तो नहीं सर, ये इसका पावर पॉइंट सर जरा वो व्हाट्सएप ग्रुप में सर शेयर कर दिए साइकोथेरेपी के लेक्चर का सर. बिल्कुल कर दिया मैंने, मैं दोबारा कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. और कोई ड्रीम्स का रिलेशनशिप है जब हम बात करते हैं सीबीटी की तो? नहीं, ड्रीम्स क्या एक अपना अलग से बड़ा टॉपिक है. इस पे मैं ड्रीम्स पे मेरी एक अलग प्रेजेंटेशन थी जो मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग्स को सबको जरूर बताता था कि ड्रीम्स की क्या थ्योरीज हैं, ड्रीम्स की क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उनका क्या करना है. सो कभी टाइम लगा तो ड्रीम्स अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन इस सारे सिनेरियो में ड्रीम्स का कोई जिक्र नहीं है और ना बोले और इम्तिहान में फंसाना नहीं है अपने आप को. ठीक है? सो ड्रीम्स के बारे में इम्तिहान में कोई जिक्र नहीं करना. करोगे तो फंस जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी. ओके? Got it? वो ले ले प्लीज. जी सर. That's it. सब समझ आ गई है, कुछ समझ नहीं आया. Question in the chat box. There is another question in the chat box. Group therapy works for borderline personality disorders? Usually no. Again, उसकी रीजन ये है कि जितने भी borderline personality disorder के patients हैं, usually no. In some exceptional situation, maybe. I don't know any group therapy for borderline personality disorders. मैंने कहीं पढ़ा नहीं. Maybe हो. लेकिन जो मेरा आइडिया उसमें ये कि borderline personality disorder के सारे patients different presentations के साथ आते हैं. कुछ deliberate self harm के साथ आते हैं, कुछ emotional distress के तौर पे आते हैं, कुछ suicidal attempts के साथ साइकाइट्रिस्ट को प्रेजेंट करते हैं. सो उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में है इमोशनल लिबिलिटी, जो ग्रुप सेटिंग्स में आम तौर पे काम नहीं करती.
So we have to be careful. So आमतौर पे borderline personality disorder में group therapy recommended नहीं है. DBT recommended है. DBT, CBT recommended है. Group therapy नहीं. हो गया जवाब? क्यों? जी सर. Okay. Anybody else? कितने FCPS Part 2 के कैंडिडेट्स हैं? आप में से कोई FCPS Part 2 का है कि सारे IMM के हैं? मैंने किया था लेकिन. ओके, गुड. सो जो Part 2 में अपीयर होने जा रहे हैं, मारूफ, so for you this is important. When the psychological components in the long case needs to be discussed, you have to just say these 4 or 5 things and you'll be good to go. IMM वालों के लिए probably it's too early, but remember this presentation and the way the flow was. If you know this much, you won't have any problems in the long case or any other case, as a matter of fact, in the exam. Okay? Anybody else? Good? Okay. सर मुझे एक चीज पूछनी है. जरूर. सर हिप्नोथेरेपी के हवाले से बात होगी बिकॉज हिप्नोसिस का क्वेश्चन भी आया था, उसमें एज रिग्रेशन, एज प्रोग्रेशन, और सर वो सर्च करते करते कॉन्सेप्ट बनाते बनाते टुक मी 4 आवर्स, बट वो इतना प्रॉपर क्रिस्टलाइज्ड कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं है. ओके. अब देखो ये वो सवाल है, अगर हिप्नोथेरेपी पे एग्जामिनेशन में सवाल रिटन में तो आई एग्री आ सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकली आपको हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 18-20 सालों में जब मैं एग्जामिनर रहा, हिप्नोथेरेपी पे क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में नहीं देखा. यस, थ्योरेटिकल आ सकता है, प्रैक्टिकल में नहीं आता, इसलिए कि यूजुअली हिप्नोथेरेपी एक लिमिटेड साइकोथेरेपी की फॉर्म है जो कुछ डिसऑर्डर्स में सिर्फ हेल्प करती है, और अब वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होती. एक जमाने में बहुत होती थी और बहुत उस पर कॉन्सेप्ट था कि जी सारी चीजें चेंज कर देती है, बेहतर करती है. लेकिन हिप्नोथेरेपी फ्रॉइडियन साइको एनालिटिकल पैराडाइम की ऑफशूट है जो अब यूजुअली इस्तेमाल नहीं होती किसी भी फॉर्म में. सो हिस्टोरिकली यस, थ्योरी में सवाल आ सकता है, इतना सा पढ़ लो, कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली वाइवास में या शॉर्ट केसेस में या टेबल वो जो IMM के मुख्तलिफ स्टेशंस हैं उनमें पॉसिबिलिटी कम है कि हिप्नोथेरेपी पे कोई सवाल आए. कब आया था ये सवाल, किस सन में? सर मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं, लेकिन ये लास्ट 5 इयर्स में ही है, Sure about 2016 it? या 17 में. लेकिन थ्योरी में सवाल आया था ना, प्रैक्टिकल में तो जी सर. कभी किसी ने नहीं नहीं सर. पूछा. थ्योरी में सवाल आया होगा. वेल अगेन डिपेंड करता है एग्जामिनर, पेपर सेटर कौन है. कुछ पेपर सेटर्स को शौक होता है इस किस्म के हिस्टोरिकल सवाल पूछने का, सो वो पूछते हैं. यूजुअली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते. हिप्नोथेरेपी लेकिन आपको आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि क्या है. कहेंगे तो करवा दूंगा. एनीथिंग एल्स? Good, perfect. So I